Finish intermolecular forces. Okay, मैम चलो। तो गाइस रिवाइज करके आए हो ना गाइस? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, हाँ जी, सर आज बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा? यस यस यस, कंप्लीटली 15 लेक्चर हो जाएंगे ना आज, ऑलमोस्ट सर 15-16 जो भी हैं। ओके, देखो देखो देखो, नॉट अ प्रॉब्लम। सर अभी आप क्या बोल रहे थे? मैं बोला कि आज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पढ़ाएंगे। कल क्या हुआ था तुम्हारे में दिख नहीं रहा है, कल क्या पढ़ाया था इसके पहली क्लास में? सर एमओटी खत्म किया था सर। बस एमओटी ही हुआ है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं हुआ था। नो सर। नहीं सर, आपने वो ट्रिक बताया था। हाँ, उसके बाद क्लास एंड हो गई है ना। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टार्ट नहीं किया था, बस इतना। हाँ, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखो ट्रिक वगैरह यहाँ पे होके इतना ही हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब देखें जो हमने अभी तक पढ़ा है, दैट मीन्स कि एमओटी हो गई, बीबीटी हो गई, ये सारी थ्योरीज हो गई। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग एक्चुअल केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना। इस तरीके की बॉन्डिंग हमने पढ़ी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीकर फोर्सेस, दैट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। जो दो केमिकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते पहले से, या जैसे मान लो H2O है, H2O क्या है? केमिकल कंपाउंड है, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स हैं, एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स। ऐसे ही NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। लेकिन NaCl और वाटर के बीच क्या अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से NaCl पानी में जाने पे घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है? ये तो नहीं पढ़ा ना हमने अभी तक। भाई NaCl को तुमने वाटर में डाला, ये अपना एक पूरा कंपाउंड, ये कंपाउंड, लेकिन वाटर और NaCl कैसे आपस में, ये तो सॉलिड होगा मान लो, और वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कौन से फोर्सेस काम करते हैं इस पर्टिकुलर थिंग के लिए? या हम अगर पूछें कि H2O जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन जो H2S होती है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, ऐसा क्यों होता है? डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड क्यों है? डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। सर जरूरत नहीं है फ्लावर्स। अच्छा कर दूं, ऐसा बोल यही रहे? चलेगा सर। कोई भी चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो बाद में चेंज कर देंगे, थोड़ी देर पढ़ो ऐसे फिर, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ज्यादा पढ़ने में हो जाता है प्रॉब्लम किसी किसी बच्चे को। ओके, नोट अप। H2O जो है वो कैसा है? लिक्विड है। और H2S जो है वो कैसा है? गैस है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें नहीं मिल पाया। अभी तक हमें इसका आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर देता है ये वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज वॉन डेर वॉल फोर्सेस। ये कैसे होते हैं? वीकर फोर्सेस, कमजोर फोर्स हैं, वीक हैं। लाइक यू कैन से कि जो केमिकल बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट हो या फिर आयनिक हो, वो स्ट्रांग होते हैं बच्चे, उनसे वीक होंगे ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। जो अंडरवॉल फोर्सेस हैं ये उनसे वीक होंगे एक्चुअल केमिकल बॉन्ड से। इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो हमने टाइप लिखने हैं। ए जो है वो क्या होगा? पहला होगा इसमें आयन डाइपोल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्शंस। ये एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स का टाइप है। कैसे होता है सब कुछ बताने वाला हूँ। दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, दोनों चीजें लिख सकते हैं। सी होता है आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन।
और डी होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और ई होता है इंड्यूस डाइपोल सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बहुत कुछ लिखा दिख रहा है बट इतना टफ नहीं है, सिर्फ नाम ही इसके जो है बड़े हैं, है ना। नाम देखो कितने बड़े हैं, लाइन से वो नाम बड़ा होता जा रहा है, छोटा फिर बड़ा फिर ऐसे, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम लोग एक और नाम देते हैं। इनको हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। इनको एक और नाम देते हैं, क्या नाम होता है वो, लंदन फोर्सेस। इतने नाम है इनके, डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शंस। इसी में डाइपोल जो है ये थोड़ा स्पेसिफिक है। इसमें स्पेसिफिक कंडीशन में एक जगह पे इसका एक पार्ट है। इसका पार्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी पढ़ेंगे हम। तो हम अलग से अगर लिखें तो एफ नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज ए टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन, which is a extreme case of dipole attractions। तो ये भी पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो। क्या क्या लिखना है तुम्हें लिखना है आयन डाइपोल होता है, डाइपोल होता है, आयन इंड्यूस डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है, ये कुल मिला के लिखना है। कोई प्रॉब्लम? डन सर। हाँ, वेरी गुड। तो क्या याद कर लिए तुमने नाम अगर थोड़े बहुत नहीं भी याद हुए तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, आराम से पढ़ते रहो। ऐसा ठीक है। ओके गाइस, ना देखें ध्यान से। सबसे पहला उठाते हैं, ए नंबर पे जो लिखाया है, क्या नाम है उसका, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो देखो रेड तो इस पे और भी चुभ रहा है तुमको। जल्दी से बताओ आयन डाइपोल का मतलब क्या हुआ। एक आयन हो और एक डाइपोल हो, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक Na+ आयन हो और एक हमारे पास डाइपोल हो, फॉर एग्जांपल HCl, तो इनके बीच अट्रैक्शंस कैसे हो पाएंगे, जब ये Na+ Cl की तरफ जाकर के उससे अट्रैक्ट करे। मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे बना दें तो Cl- और सर आपका स्क्रीन बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी नहीं जो हो मैं रहा है सर। नहीं हो रहा। ये देखो मैं ऐसे से कर रहा हूँ, हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। नहीं लैग हो रहा है। लैग नहीं हो रहा नहीं सर। लैग हो रहा है सर। तो ठीक है, तुम एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा। Na+ और Cl- में ये आयन है और ये है डाइपोल। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हल्का सा टेल- है और इस पे Na+, और ये पहले से बॉन्डेड है, इसके ऑक्टेट वगैरह सारे कंप्लीटेड हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल कोई केमिकल बॉन्डिंग हो नहीं रही है।
वीकर फोर्सेस आ रहे हैं, इसकी वजह से जस्ट आयन डाइपोल अट्रैक्शंस हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? ये कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है? लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड polar covalent molecule, a polar covalent molecule। तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। वंश, ओके गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। सिमिलरली अगर देखें, जैसे ये देखा था, ऐसे अगर हम पानी में NaCl डालते हैं तो H2O में क्या डाला हमने? NaCl। तो Na+ और Cl- जो है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में रहे। कैसे ये डिसॉल्व होता है? एक्चुअल में Na+ जो वाटर है इससे अट्रैक्ट हो जाता है। वाटर पे क्या है? डाइपोल है। वाटर क्या है? डाइपोल। तो यहाँ अट्रैक्शंस होते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह से Na+, H+ से मैंने करा दिया, गलत है तो वो, हाँ वो से होगा ना। हाँ, ऐसा करना, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके जगह से इसके पास ऑक्सीजन आके अट्रैक्शंस देते हैं। जैसे इधर से आ रहा है हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव कैसा है? डेल्टा नेगेटिव कहाँ? आप तो सही कर दिया ना, ये वाला, ये प्लस है। अच्छा, अब तो सही हो गया ना। अब इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल प्लस। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये कौन से वाले हैं? बोलो। आयन डाइपोल। तो जो वीकर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, उसमें ये स्ट्रांग माने जाते हैं। वीक में स्ट्रांग है, मतलब 5 जैसे हमने पढ़ने हैं तो उनमें से ये स्ट्रांग हैं। जनरली ये स्ट्रांग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे भी फोर्सेस जो है थोड़े से स्ट्रांग निकल के आ जाते हैं। तो वो साइज पे और सब चीजों पे डिपेंड करेगा, मोलर मास पे, तो वो आगे भी सिखाऊंगा मैं। सर Cl और हाइड्रोजन का क्यों नहीं बना? Cl और हाइड्रोजन का क्या नहीं बना? सर उनका क्यों नहीं बॉन्ड बनाया हमने? सिर्फ Na के Cl साथ बनाया। Cl और हाइड्रोजन का यहाँ पे नीचे सर, NaCl में ना। नीचे सर पानी में ऑक्सीजन हाँ पे डेल्टा नेगेटिव और Na पे हाँ, तो NH। यस यस, उसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा। तो Cl- है, इसके साथ भी तो हाइड्रोजन जाएगा। Cl- को कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ? विच विल अट्रैक्ट Cl-, H। ऐसे इधर से भी H, और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा सकते हैं ऐसा, लाइक दिस। तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन इसमें भी चल रहा है। जहां पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक है, एवरीवेयर काम करेगा ये। जहां पे तुम्हें ऐसी कंडीशन मिल जाए वहां पे इसको लगाओ। सर हाँ सर Na+ को पानी में डालने के बाद 4 मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं ना पानी के, या 6? इतने, हाँ, तो वो तुम्हें याद नहीं रखने 4 है कि 6 है। 6 बनाओ, 4 बनाओ, चलेगा। नॉर्मली जो है हम लोग 6 दिखाते हैं, बट एक्चुअली तुम्हें याद नहीं रखना है, कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। ऐसे याद रखो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करते हैं। ओके सर। बना लिया। हाँ गाइस देखो, तो देख लिया तुमने। तो ये रीजन होता है कि NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज Na+ को वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, Cl- को भी वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम लोग 6 कहीं पे दिखाते हैं, ये सब तुमको जो है मैंने बताया था सॉलिबिलिटी में। बट ऐसे याद नहीं रखना है कि 6 हैं कि 10 हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो लेयर बनाते हैं। तो ऐसा, जैसे Na+ है ना, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है उसको दूसरी वाटर मॉलिक्यूल की लेयर भी सराउंड करती है। तो ये वीक फोर्स होते जाते हैं, बट हल्का हल्का
फोर्स बाकी रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे Na+ है, अब तुमने यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिखाना ही है तो 1 मिनट देख लो तुम, ऐसे H लगा रहेगा है ना, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस और इस पे डेल प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वो फिर से इससे हल्की सी जो है बॉन्डिंग करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इनके बीच भी फोर्सेस हैं, तो ये इसको सराउंड कर रहे हैं, देन उसको ये सराउंड कर रहे हैं, ऐसा ये इसके अंदर, तभी तो ओवरऑल क्या है, एक साथ पूरा हमें सोल्यूशन दिखता है। तो ये अगर फोर्स कहीं पे ब्रेक हो गए तो फिर क्या होगा, इतना सामान साथ में रहेगा, ये अलग अलग रहेगा, ऐसा तो नहीं होता, पूरा होमोजीनियस होता है ना। तो ये फोर्सेस सिमेट्रिकली अरेंज हो जाते हैं। फोर्स क्या होता है, हर तरफ हर एक डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होता है। Na+ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का, Cl- पे वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो हमें एक्चुअल में उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं जाना है कि एक के साथ कितने लगे हुए हैं, तो उस पर हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर नहीं सकते हैं, वो याद करने की चीज नहीं है ना। हमें इतना बता सकते हैं कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन में क्या होगा, एक आयन होगा, एक डाइपोल होगा। डाइपोल पे पार्शियल चार्ज होगा, आयन पे कंप्लीट चार्ज होगा। इसका एक दूसरे का जो अपोजिट पोल होगा, इस अगर इससे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले के साथ में क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगे। पहला तुमने सीखा आयन डाइपोल, बोलो आयन डाइपोल सबने नोट किया है? यस कोई सर। डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इस आयन डाइपोल अट्रैक्शन को हमने देख लिया, इसकी वजह से ही वाटर में जो है NaCl या और भी जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो क्या नहीं होंगे, उसमें डिजॉल्व नहीं होंगे। लिखेंगे हेंस आयन डाइपोल attractions are responsible for dissolving या dissolution of ionic compounds in polar solvents। सही बात है कि नहीं? आयनिक कंपाउंड में क्या मिलते हैं, आयंस, दैट इज सॉल्ट्स, मेनली सॉल्ट्स या फिर बेसिस भी हो सकते हैं, एसिड बेस तो सारे ही हो सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स देखो, आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है, लाइक वाटर। H2O पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगता है और वो वहां पे डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब जो आयन डाइपोल अट्रैक्शंस होंगे उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसे वेरी करेगा उसको थोड़ा देखते हैं। अच्छा बताओ, साइज बढ़ाने पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, बोलो। कम होंगे। साइज साइज कम बढ़ाएंगे, होंगे सर। कम हो जाएंगे, यस। देखो बताया था तुम्हें, लिथियम प्लस जैसे है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल चार्ज ज्यादा टू सराउंड साइज करते हैं। रेशियो। हाँ, सर ऊपर स्क्रॉल। ऐसे काफी सराउंड करते हैं ना उसको, जितना छोटा होगा कैटायन या एनायन उतना ज्यादा उससे सर नीचे वो हेंस वाला लिखना है। ओके, नोट करें। सिमिलरली अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज बढ़ाने पे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस, चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो आयंस पे क्या करेंगे, चार्ज बढ़ाने पे बढ़ेगा। सिमिलरली आयन डाइपोल अट्रैक्शंस जो डाइपोल मोमेंट होगा उस पर भी डिपेंड करेंगे, मतलब चार्ज सेपरेशन, दैट इज चार्ज सेपरेशन इन डाइपोल मोमेंट में, चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस दोनों आ गया। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कितना पोलर है इस पे भी तो डिपेंड करेगा। अब तुमने एक HF लिया, एक HCl लिया या HBr लिया, तो डिपेंड कर रहा है किसमें ज्यादा पोलैरिटी है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना, जैसे Na+ डाला, F और H अगर है, यहाँ पे देख रहे हो ना, आगे अगर HI है, ये डेल माइनस की वैल्यू थोड़ी कम होगी,
तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस भी कम हो जाएंगे, लाइक दिस। मतलब डाइपोल पे भी वो डिपेंड कर रहा है। अगर डाइपोल 0 है तो कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। मान लो CO2 और Na+ को मिलाया तो कोई भी अट्रैक्टिंग फोर्सेस, जो अट्रैक्शन फोर्सेस है या अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहेंगे, बिकॉज आयन डाइपोल नहीं होगा, दूसरे कोई वीक फोर्स लगेंगे, जो कि आगे पढ़ोगे। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं तीनों ये, चार्ज और आयन, चार्ज ऑन आयन, उसके बाद डाइपोल मोमेंट, उसके बाद साइज ऑफ आयन, इस तरीके की चीजें। दूसरा देखो क्या लिखा था, वो दूसरा क्या था, डाइपोल डाइपोल। इसमें क्या होता है देखो। सर आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हैं क्या? हाँ जल्दी जल्दी लिखो, इसको नोट करते चले। सर बट ये फोर्सेस आयनिक फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? कहाँ स्ट्रांग है, नहीं स्ट्रांग है ना। सर तो फिर NaCl टूटेगा कैसे? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, बहुत ज्यादा है। NaCl तो एक मॉलिक्यूल था, लेकिन पानी कितने ले आए हो तुम, बहुत सारे ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी, दो चीजें हैं। तो लैटिस इसका स्ट्रांग था, मैं मानता हूँ, लेकिन पर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं, तो ओवरऑल बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। एक Na+ को ज्यादा वाटर ने घेर लिया है। अगर तुम पानी में, ये वाटर है, अगर इसमें मात्रा पे भी डिपेंड कर रहा है ना, अमाउंट पे, वाटर 1 लीटर है, इसमें अगर 2 kg NaCl मिलाओ तो क्या डिजॉल्व होगा पूरा? नो सर। तो वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, कितने ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं पर Na+, कितना अमाउंट अवेलेबल है वाटर मॉलिक्यूल्स का। वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक बॉन्ड नहीं बना रहे ना बच्चे सिर्फ, भाई स्ट्रांग है मानता हूं मैं, लेकिन जब तुम यहाँ पे इसको घेर लोगे तो ये बेचारा क्या करेगा बताओ फिर। बोलेगा कि चलो मानता हूं कि तुम लोग कमजोर हो, वीकर फोर्सेस हो, लेकिन इतने ज्यादा ज्यादा लोग अगर आके इसको करोगे तो यूनिटी हो जाएगी ना इनकी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और इस यूनिटी की वजह से ये अलग हो जाएंगे। सराउंडेड सराउंडेड, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब देखेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस पे आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी का स्पेशल केस है, आगे पढ़ाया जाएगा। डाइपोल का मतलब है हमारे पास कोई एक्चुअल आयन नहीं है, लेकिन डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर HCl है, इसका एक सॉल्यूशन है या इसका एक लिक्विड हमारे पास है, ऐसे पड़ा हुआ है। दूसरा जो HCl होगा मॉलिक्यूल, वो भी यहीं पे होगा। अब ये भी एक डाइपोल है। अगर हम तीसरा HCl लें, वो भी यहीं पे होगा, ये भी एक डाइपोल है। तो ये इससे ऐसे देखो अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारा एक डाइपोल और ये भी हमारा एक डाइपोल। ये वाला जो फोर्स है, यही क्या हो जाएगा, बोलो गाइस, समझ में आया ना? ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, हाँ अपोजिट पोल्स के बीच, डेल माइनस डेल प्लस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो, ऑल्सो हटा दो, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between two or more dipoles in which oppositely charged ends facing each other। ये मैं थोड़ा बढ़ा के लिखा रहा हूँ, बाकी फोटो से सब समझ में आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत ऐसी पड़ेगी नहीं तुम्हें कहीं पे, फिर भी मैंने लिखाया तो लिखा देते हैं। It is electrostatic attraction between two or more dipole in which oppositely charged ends facing each other। डाइपोल्स के बीच अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डाइपोल्स के बीच में ही है।
नहीं नहीं, डायरेक्शनल है ये ना, बिना डायरेक्शन के। ये भले ही तुम्हारे जो फोर्स है वो कैसे हैं, यू कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, सही बात है, लेकिन इनके अंदर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं किस डायरेक्शन में HCl प्रेजेंट है। तो पार्शियल इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर है, प्योर आयनिक नहीं है कि इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होगी। भाई समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जैसी डायरेक्शन है या आयनिक बॉन्ड जैसी नॉन डायरेक्शन है, ऐसा ज्यादा नहीं देखना है। बट उनके बीच में जो कि वीकर फोर्सेस हैं, तो स्पेशल कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी, या स्पेशल ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सली लगेंगे हर तरफ, ऐसा भी नहीं है। HCl अगर प्रेजेंट है तो Cl माइनस उसके बगल में होना चाहिए, H प्लस और Cl माइनस के बीच काम करेगा। तो डाइपोल जो है वो सिचुएटेड ऐसा होना चाहिए कि उनके जो एंड्स हैं वो अपोजिटली चार्ज होने चाहिए एक दूसरे के, लैटिस के फॉर्म में नहीं आते, वीक फोर्स है। लैटिस बनाने के लिए इनके पास ताकत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, वीक फोर्स, बड़े वीक फोर्स। ओके, काफी वीक फोर्सेस हैं ये। नाउ अब इसी की वजह से क्या होता है, जब हम देखते हैं गैसेस अगर हमारे पास प्रेजेंट हैं, गैसेस लाइक HCl, NH3, है ना, ये जो गैसेस हैं H2S आर इजिली लिक्विफिएबल, इजिली लिक्विफिएबल। क्यों लिक्विफिएबल है बताओ? बिकॉज दीज आर डाइपोल अट्रैक्शन। पोलर गैसेस। हाँ, तो इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी गैसेस स्टेट के अंदर, रियल गैस में, याद आ रहा है? हाँ तो ये लिक्विफिएबल गैसेस हैं। तो लिक्विफिएबल गैसेस जो होती हैं, IABLE लिख लो, बिकॉज दीज आर पोलर गैसेस। पोलर गैस में कौन से अट्रैक्शंस होंगे? डाइपोल डाइपोल। याद आ गया? ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बताओ, HCl की या O2 की? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, क्या है? गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। किसका ज्यादा होगा, HCl का कि O2 का? कौन सी गैस को जल्दी से लिक्विफाई कर सकते हो, HCl को या O2 को? HCl को। तो ये सब चीजें पढ़ाई थी। पोलर जितना होगा उतनी जल्दी आसानी से सर ये क्या है? ए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। सर वो तो पढ़ा था बी से देखते हैं ना सर। क्या? सर बी की वैल्यू पे बताते हैं। बी तो वॉल्यूम। बी की वैल्यू हाँ साइज सर बताती सॉरी। है। हाँ बी की ए वैल्यू से क्या पता। बताती है? साइज। ए की वैल्यू क्या बताती है? वो बैक प्रेशर, सॉरी अट्रैक्शन। फोर्सेस, ठीक है। बी की वैल्यू क्या बताती है? साइज, और साइज ही लिख लो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। साइज किसका बड़ा है, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई। आगे बढ़े। इसी वजह से गैसेस इजीली लिक्विफिएबल हो जाती है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। लिख लिया ना? बचा है कुछ? देख लो एक बार। कंप्लीटेड। डन सर। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। मतलब एक आयन लेना है और एक डाइपोल
नहीं लेना है, नॉन पोलर लेना है। तो Cl2 गैस कैसी होती है? नॉन पोलर, Cl2 और Na+। ये क्या है? आयन है, और ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन ये बताओ, जब Na+Cl- के पास आ जाएगा, इसके पास में अगर इसको हमने रख दिया है ना, या NaCl सॉरी Na+ को Cl2 के लिक्विड सॉल्यूशन में या गैसियस फेज के अंदर हमने Na+ को उसके साथ इंटरेक्ट करवाया, तो Na+ क्या होगा? ये एक चार्ज पार्टिकल है। Na+ क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है और इस पे क्या आ रहा है? चार्ज 0 0 है। लेकिन जैसे ही Na+ आएगा तो ये क्या करेगा? इस पूरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा चार, सर। क्योंकि Cl2 है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। स्फेरिकल मानते हैं हमारे एक मॉलिक्यूल को गैसियस में और नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर। अब जब ये इंड्यूस होगा, Na+ क्या करेगा? इसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? इसका थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो N जो Na है इस पे तो प्लस है, बट ये इंड्यूस हो गया, इस पे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आया इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, और इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आया राइट डायरेक्शन में। तो अभी तुम्हें समझ में आया? Na+ क्या कर रहा है? इसको इंड्यूस कर रहा है। Na+ जैसे ही इसको इंड्यूस करेगा, इनके बीच वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करने लगेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे माइनस माइनस, ये Cl2 है, लेकिन हल्का सा इंडक्शन हो गया। इससे पॉजिटिव चार्ज नहीं है एक्चुअली ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब कम हुआ है तो माइनस प्लस दिखाएंगे, है ना। बीच में ये न्यूक्लियस है, तो ये जो फोर्स काम कर रहा है इनके बीच, ये कैसा फोर्स होगा? काफी वीक है, बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है ये। इसका नाम क्या होगा? आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। तो जितना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है उसमें तीनों में सबसे ये वीक है। सबसे स्ट्रांग कौन था अपना? आयन एंड डाइपोल। उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और सबसे कम अभी तक जितने पढ़े उसमें यही वाला है, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका रीजन क्या है वो मैंने तुमको सिखा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसमें भी हो रहा है। तो ये इंड्यूस कर रहा है, ये आयन क्या कर रहा है? इसको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, ताकि इनके बीच अट्रैक्शंस थोड़े से हो जाएं। इनके जो एग्जाम्पल्स है वो देख लो। NaCl इज पार्शियली डिजॉल्व, कंप्लीटली तो डिजॉल्व नहीं होगा बट हल्का सा डिजॉल्व होता है। ब्रोमीन लिक्विड में कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। CCl4 लिक्विड में कर सकते हो, है ना, इटसेट्रा। ये देखो सब कैसे हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर। लेकिन NaCl कैसे इनके साथ में रिएक्शन कर रहा है? बिकॉज Na पर हल्का चार्ज प्लस का है और Cl पे हल्का चार्ज माइनस का है। अब जब ब्रोमीन इसके पास में आएगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन Na+ इस पे चार्ज इंड्यूस करेगा। डेल डेल माइनस लिख रहा हूं। डेल डेल माइनस का मतलब है वेरी लेस चार्ज। डबल डेल का मतलब क्या हो रहा है? वेरी लेस, काफी कम। समझ में आया कि नहीं? एंड स्टेटमेंट भी ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट तुमको मिल जाएगा। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमसे कभी पूछेगा नहीं इसके बारे में, बट स्टेटमेंट में हम लोग एक चीज लिख देंगे, उसको याद रखना बस। आज देखो Na+ और Br जो है, इस पे भी क्या आएगा? डेल डेल माइनस, डेल डेल प्लस। इस पे भी क्या आएगा? डेल डेल प्लस। बहुत थोड़ा सा चार्ज सेपरेट हो रहा है। ये जो है ये कैसा है? इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसे जो Cl- है ना, इस पे इधर ये डेल डेल प्लस इंड्यूस करेगा,
हल्का सा पार्शियल चार्ज, और दूसरा एक और Br2 मॉलिक्यूल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये NaCl, ये Br माइनस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. The weaker attraction forces are actually occurring here. तो लिखेंगे it is the electrostatic attractive forces, is the electrostatic attractions between an ion and a non-polar molecule. नॉन पोलर जरूर लिखना है तुम्हें। कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। In this attraction, ion induce the charge on, induce the opposite charge on adjacent atom of a non-polar molecule. इतना लिखोगे तो चलेगा। It is a weaker force. वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में इसको नहीं लाएंगे। वीकर फोर्स में भी ये कैसा है? वीक है। तो सिंपल सी बात है, आयन ने इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस कर सकते हैं आयंस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंड्यूस चार्ज इंडक्शन इज ए नेचुरल फिनोमेना, है ना। चार्ज इंडक्शन तुम बचपन से देखते आए हो। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज चीज हो, उसको मैं किसी न्यूट्रल चीज से रब करूं, तो वो उस पर क्या करेगा? चार्ज का इंडक्शन करा देगा। मान लो ये नेगेटिवली चार्ज था, इसके पास लाने पे इसमें इंडक्शन होगा। ये चार्ज इंडक्शन इज ए नेचुरल फिनोमेना, इट कैन अकर इजीली। तो ये सब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है 12th में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे। कितने नंबर पे आ गए हम लोग? डी पे। डी पे जो आए हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। गाइस समझ में आया? अच्छा अभी लिख रहे हो? चलो लिख लो, जब तक सबका हो जाए तो मुझे एक बार बताओ। कोई डाउट? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेना घर में, और 1 आवर के लिए इसको बैठ के याद कर लेना। सर तो ये सारे वीक होते जा रहे हैं ना नीचे? यस, वीक होते जा रहे हैं। डाउन द लिस्ट दे आर गोइंग टू वीक, है ना। ऐसे याद रखो कि ये वीक 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 होते जाएंगे। उसी ऑर्डर में पढ़ाया मैंने, जिस ऑर्डर में ये होते हैं। बस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो लास्ट के 4 से स्ट्रांग होगा, आयन और डाइपोल वाले से वीक एंड स्ट्रांग, दोनों के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते। नॉर्मली आयन डाइपोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वैन डर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। उसको भी, उस पर तुमसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिसमें प्रैक्टिकल डेटा का यूज हो। सिंपली पूछ सकता है इनमें सबसे स्ट्रांग कौन है, तो आयन डाइपोल। सबसे वीक कौन है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। आपस में कंपैरिजन करने बोले तो ABCD करके लिख देना, अभी लिखाऊंगा। नाउ गाइस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर हमने क्या पढ़ना है? बोलो। सिंपल है, एक डाइपोल से दूसरा डाइपोल है। इट इज द attractive forces acting between a सर polar, आप ये नोट सेंड कर देंगे? yes, and a non-polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर। अभी लिख लो तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि बाद में फिर सर लिख रहा हूँ, पीछे का छूटा था इसलिए।
ठीक है, भेज देंगे। Na नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। कैसे लगता है देखो, अगर मैं एक डाइपोल की बात करूं तो सिंपलेस्ट डाइपोल एक हमारा HCl हो गया, है ना, डेल प्लस डेल माइनस, और उसके पास में पड़ी हुई है क्लोरीन गैस। ये कैसी है, नॉन पोलर। लेकिन जब ये इसके पास में आएगी, जब ये इसके पास में आएगी, इसके पास में आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं, ये जो Cl माइनस वाला चार्ज है डेल माइनस, ये इस Cl को क्या करता है, इंड्यूस करता है। पहले तो Cl2 ऐसा था फ्री फॉर्म में, मान लो Cl2 ये है हमारे पास मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है Cl2, तो इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ना भाई समझना, जैसे ही HCl इसके पास आया तो Cl माइनस ने इसको इंड्यूस किया, तो Cl माइनस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, ये चार्ज थोड़ा इधर ट्रांसफर होगा। मतलब जो Cl है वो इस तरीके से इंड्यूस हो चुका होगा, हल्का सा प्लस माइनस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरफ प्लस आएगा कि नहीं, तो ये कैसा हो चुका है, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच का फोर्स। ये तो काफी वीक होगा ना, क्योंकि आयन जो है इंड्यूस कर रहा होगा तो ज्यादा थोड़ा सा इंडक्शन होगा, जो ऊपर दिखाया था। और ये डी वाले के अंदर जो हमारा डी चल रहा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसमें डाइपोल को करना पड़ रहा है इंड्यूस। डाइपोल पे तो वैसे भी पार्शियल चार्ज है, ये इंड्यूस करेगा तो यहाँ काफी कम चार्ज जनरेट होगा। मतलब अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो इसमें डेल 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 करके लिख लो, काफी कम चार्ज इंड्यूस हो रहा है, वेरी लेस चार्ज इंड्यूस्ड। बोलो कितने लोग को समझ में आया ये, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि हम Cl2 को HCl में क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो बोलोगे ये फोर्सेस कौन से होते हैं, डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। सर एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे क्या? यस, इसी तरीके से तुमने देखा होगा नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, CCl4 हुआ, उसमें भी एल्कोहल थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो जाते हैं। एल्कोहल पोलर होते हैं, लेकिन जो बेंजीन होती है नॉन पोलर। फिर डिजॉल्व क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है गाइस, डाइपोल मोमेंट तो मैं पढ़ा ही चुका हूं तुम्हें, तो अभी इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। डाइपोल मैंने पढ़ाया था, बेंजीन इज नॉन पोलर। लिख लिया, जल्दी एक बताओ। बार वो NaCl और Br2 वाला एग्जांपल दिखाओ ना। क्या, वो NaCl और Br2 वाला एग्जांपल दिखाओ ना एक बार। ये देख लो एग्जाम्पल, तो ठीक समझ है। में आना चाहिए ना तुम लोग के। भाई Na प्लस जो है ये Br2 को इधर इंड्यूस करेगा, Cl माइनस इधर इंड्यूस करेगा। इसके चक्कर में क्या होगा, Br2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन में, ये लिक्विड जो हमारे पास प्रेजेंट है। NaCl को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हल्का सा NaCl डिजॉल्व होगा। पानी में जितना डिजॉल्व होता है उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होगा, पार्शियल डिजोल्यूशन होगा। लिख लिया अभी, हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो समझते जाओ इसको। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में जो आया है वो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इनका दूसरा नाम क्या है, बोलो क्या बोलते हैं इनको शॉर्ट में। सर लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्स।
तो लंदन फोर्सेस को सिंपली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये कब काम आते हैं? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between two non-polar molecules which are present adjacent to each other या which are present close to each other, जब वो पास आएंगे तब लगेगा। ऐसा नहीं कि 2 मीटर की दूरी पे लगा दिया, पास तो होना चाहिए ना। सर ये हम पहले कर चुके हैं, इसमें मोमेंटरली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक तरफ, तो फिर वो इंड्यूस करता चला जाता है सारे मॉलिक्यूल। मतलब मोमेंट के लिए रहता है बस। यस, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो, जैसे हमने अगर देखा O2 ही ले लो, तो O2 कैसा है, नॉन पोलर। लेकिन तुम अगर बताओ ऑक्सीजन गैस रखी है एक कंटेनर में, तो यहाँ पे O2 का एक मॉलिक्यूल होगा, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल, एक तीसरा मॉलिक्यूल, एक चौथा मॉलिक्यूल। इनके बीच भी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं भाई। हमने जब ऑक्सीजन गैस के लिए बनाया था जेड का ग्राफ, तो वो ऐसे क्यों गया? अगर उसके अंदर फोर्सेस ना होते तो ऐसे नहीं जाता वो, जेड वर्सेस पी का। मतलब जो डिस्टेंस थोड़ी कम होती, नेगेटिव डेविएशन भी है, पॉजिटिव भी है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं कौन से होते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस, काफी वीक होते हैं। ये तो अपने आप से बंद हो गए। अभी इसको खोलता हूँ, कौन से फोर्स होते हैं ये? डिस्पर्जन फोर्सेस। कौन से फोर्स होते हैं ये भाई? डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा ये बताओ, इसको डिस्पर्जन फोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, ऑक्सीजन ये ले लिया मैंने, ये इसका सेंटर ले लिया मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पे बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। जब दूसरा इसके पास ऑक्सीजन आएगा, इसके नजदीक में जब दूसरा ऑक्सीजन आएगा, तो ये बोलेगा देखो भाई, ऑक्सीजन तो तुम भी हो, तुम भी कैसे हो, नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। बोलेगा कि अगर हम लोग ऐसे ही रहे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, स्टेबिलिटी में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे थोड़ी सी बात करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इसका न्यूक्लियस थोड़ा खींच रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस सारे के सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। बट ओवरऑल अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो इनको अपने आप को ऐसे रीअरेंज करना होगा, इस तरीके से इंड्यूस करना होगा कि इनके बीच थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स तो आ जाए। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऑक्सीजन का होगा वो इधर क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट होगा, नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ। इस पे डेल 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 माइनस, डेल 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 प्लस, बिकॉज ऑफ दिस अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्शियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इसके अफेक्ट से यहाँ पे डेल 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 प्लस इंड्यूस होगा, और यहाँ पे डेल 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 माइनस। मतलब जो ऑक्सीजन पहले बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज था वैसा नहीं रहा, इसके अंदर हल्का सा चार्ज जो है वो सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हल्का अगर माइनस चार्ज बोले, यहाँ पे हल्का सा क्या है, इसके रेस्पेक्ट में प्लस चार्ज पार्शियल, और इधर वाले जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, वेरी लेस। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे। इन्हीं फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस और
induced dipole forces, ठीक है, तुम्हें याद रखना है, बिकॉज स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं इसलिए वो एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस कर देते हैं। कंडीशन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, एक भी पोलर नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेरी जो है डाइपोल इंड्यूस होता है, क्योंकि एक्चुअल डाइपोल है नहीं, सिर्फ जब पास आएंगे, बिकॉज दीज आर मूविंग। ये कैसे होते हैं, मूविंग। तो टेम्परेरी इंडक्शन हुआ, जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटा दूर, मान लो ऐसे ये पास आया, इधर आ रहा है, अभी इंडक्शन हुआ, फिर ये इससे टकराया या फिर आगे चला गया, तो फिर से इंडक्शन खत्म हो गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल मान लो इधर से आया, फिर इंड्यूस हुआ। ये चूंकि कैसा है, ये एक मूवमेंट चालू है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, रुके हुए नहीं। अगर ये ऐसे रुके हुए रहते, इतने स्ट्रांग नहीं कि एक दूसरे को रोक पाए, काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो वो मोशन में रहेंगे, इसलिए ये टेम्परेरी इंडक्शन होता है। कैसा होता है, टेम्परेरी इंडक्शन, टेम्परेरी इंडक्शन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना, इंड्यूस्ड डाइपोल बने। तो इसका और भी नाम क्या होता है, क्योंकि ये पहले से डाइपोल नहीं था, डिमांड पे बना है, इंस्टेंटेनियसली बना है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो हमारे पास मान लो ऑक्सीजन है, ये हल्का इंड्यूस होगा, पास वाला हल्का इंड्यूस होगा, डेल माइनस है, ये अपोजिट है, और इनके बीच में ये फोर्स काम करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है गाइस, जल्दी से नोट करें इसको, फिर इसके ऊपर फैक्टर बताता हूँ ये कैसे कम ज्यादा होता है। भाई तुम्हें इतना तो समझ में आया कि होता है, चलो कुछ तो होता है, इंडक्शन वगैरह होता है, लेकिन अभी कंपेयर कैसे करो, किसमें ज्यादा होगा, O2 में ज्यादा होगा या फिर SO2 में ज्यादा होगा। SO2 मान लो पोलर ही है, CO2 में ज्यादा होगा, O2 में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे या CO2 में होंगे। हाँ, और भी बहुत चीजों के आंसर आएंगे। हीलियम जो है ये भी कैसा है, बोलो, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ना, इनके हाँ बीच में सर। क्या लगते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। कौन से फोर्स लगते हैं, वॉन्डरवॉल। कौन से वाले लगते हैं वॉन्डरवॉल, लंदन लंदन फोर्सेस। फोर्स। यस, हीलियम, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर। सिंपली अकेले हैं तो पोलर कहाँ से होगा बताओ। एंड अगेन, आगे याद रखो, इनके बीच अगर हमें कंपैरिजन करना हो, कैसे करेंगे, उसके पहले लिख लो, these are the weakest, है ना, van der Waal forces, these are the weakest van der Waal forces, that is intermolecular forces। ये वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, समझ में आएगा इस। अच्छा, इसके अंदर भी अगर तुम्हें कंपैरिजन करना हो तो कैसे पे डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे लंदन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कई जगह पे मैं तुमको एक हिंट बता रहा हूँ, एक हिंट क्या है, स्पेसिफिक नोट याद रखना, एट मेनी प्लेसेस, मतलब एट मेनी प्लेसेस और इन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस तुम्हें क्या समझना होगा, लंदन फोर्सेस मीन्स वॉन्डर वॉल फोर्सेस, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। इनको ही वॉन्डर वॉल फोर्सेस के नाम से जानते हैं।
बहुत जगह ऐसा होगा ना, वो लंदन फोर्स नाम लिखेगा ही नहीं, वॉन्डर वॉल फोर्स लिखेगा, तो चक्कर में नहीं पड़ जाना कि ये किसको लेना है, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल दिया होगा वो कैसा होगा, सब नॉन पोलर। तो लंदन सर फोर्सेस, तो पहले वाले फोर्सेस में कंपैरिजन नहीं करते हैं क्या? कंपेरिजन क्यों नहीं करेंगे, अभी करते हैं, रुको सुनो, पहले सुनो। लंदन फोर्सेस मोलर मास पे डिपेंड करते हैं, अगर मोलर मास सेम है तो साइज पे डिपेंड करते हैं, साइज नहीं समझ में आ रहा है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। बोलो, अब तुम एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ O2 में और Cl2 में किसमें लंदन फोर्स ज्यादा होगा, तो लंदन फोर्स नहीं लिखेगा कभी कहीं पे, हर जगह पे क्या लिखा होगा, वॉन्डर वॉल फोर्स, क्या लिखा होगा बताओ, क्योंकि उसी का पार्ट है ना। हाँ किसमें सर। ज्यादा होंगे, O2 में कि Cl2 में, किसका मोलर मास Cl2 ज्यादा है? में। हाँ, इसका मोलर मास 32 है, इसका मोलर मास 71 है, यूनिट भी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, मोलर मास लिखा है। तो Cl2 जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रखेगा, इसीलिए Cl2 के लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी। A क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल एक ले लूं, तो अभी बताना, F2 Cl2 Br2 और I2, बताओ F2 कैसे एग्जिस्ट करती है, गैस रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड, और I2 क्या होता है, सॉलिड। ऐसा सॉलिड। भाई, बिकॉज इधर जाने पे मोलर मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए वॉन्डरवॉल फोर्स भी क्या होंगे, बोलो, ज्यादा। ज्यादा। इसलिए I2 क्या होगा, सॉलिड। भाई I2 में क्या है, काफी बड़ा साइज रहता, यहाँ पे फोर्स काफी ज्यादा लगते, I2 में। क्लोरीन वगैरह में क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, ऐसा F2 बहुत कम फोर्स लगता है, तो यहाँ पे ये गैस में है, तो ये किसमें है, सॉलिड। तो वो जो इंड्यूस डाइपोल का फर्स्ट से दिखा सकते हैं क्या? हाँ, ये इंड्यूस डाइपोल में ही तो पढ़ रहे हैं, लिखो। फिर आपने नोट के बाद से क्या बताया, मेरा लैग हो गया था। क्या नोट्स? फिर आपने एक नोट लिखवाया था ना कि हाँ, मैंने लिखाया था कि लंदन फोर्स को ज्यादातर लंदन फोर्स के नाम से नहीं लिखते, ना तो इंड्यूस लिखते, सिर्फ वंडरवॉल फोर्स लिख देते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा नीचे वंडरवॉल जाइए ना। फोर्स जो है वो अम्ब्रेला है, उसके अंडर सब तो आ रहा है, तो जहाँ पे वंडरवॉल फोर्स लिखा होगा मीन्स हम समझ जाएंगे वो लंदन फोर्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर सारे, तो अगर नॉन पोलर है तो कौन सा फोर्स लगेगा उनके बीच, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। तो वंडरवॉल लिख दिया तो उसका मतलब यहाँ पे लंदन फोर्स हो गया, ऐसा होता है हर जगह पे, ऐसे ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे फिर जाइए। नोट के बाद जैसे मैंने क्या लिखा है, O2 और Cl2 में किसका मोलर मास ज्यादा है, तो Cl2 का। तो लंदन फोर्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया, मोलर मास, साइज पे डिपेंड करते हैं, मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लंदन फोर्स होगा, ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, मोलर मास पे ही पहले देख लेना है, अगर मोलर मास सेम आ गया तो हमें साइज और सरफेस एरिया देख लेना है, ठीक है। अभी बताओ किसका ओके सर। डन और नॉट डन। सर वो मोलर मास से कंपेयर कैसे करते हैं पर? मोलर मास देख लेते हैं ना किसका ज्यादा है, O2 में किसका ज्यादा है, सर वो Cl2 का। नहीं, वो प्रूफ कैसे होता है? क्या? सर प्रूफ कैसे होता है कि मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी? नहीं, बात ये है ना, देखो, एक्चुअल में ये कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसमें कि तुम्हें कुछ डायरेक्शन देखनी है या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग देखनी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंडक्शन भी होगा ना एक जगह पे, बोलो। अच्छा, तो साइज के ही डायरेक्टली तो साइज प्रोपोर्शनल? के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, क्योंकि उसमें और कोई स्पेसिफिसिटी है नहीं, उसकी कोई यूनिकनेस है नहीं, सिर्फ साइज से ही हमें देखना है इंडक्शन वाला चार्ज, ये जितना ज्यादा एक जगह पे होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ऑक्सीजन वगैरह क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे तो थोड़ा सा होगा, बड़े बड़े साइज में ज्यादा फोर्स एक दूसरे से लगाते हैं, इसलिए बड़ा मॉलिक्यूल जब होता है वो सॉलिड की तरफ होने लगता है। हाँ, जैसे अभी देखो यहाँ पे
ब्रोमीन का देख लो तो वो लिक्विड हो गया, और छोटा करोगे तो Cl2 देख लो गैस हो गया। Cl2 लिक्विफाई जल्दी हो जाएगी, F2 जल्दी नहीं होगी। ये सारा है, नोट हो गया, देखो जल्दी से ऊपर। एनी रिमेनिंग, एनी पॉइंट? बोलो। डन सर। ओके, बहुत आसान है, इसको जैसे सिखाया वैसे याद रखना है। किसी का कुछ बचा है तो मुझे बताओ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गई, देखो। अ, तो हमने देख लिए जो फोर्सेस हैं, इनके अंदर अगर मुझे जनरली ट्रेंड देखना है तो बताओ सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा? डाइपोल। एंड डाइपोल। उसके बाद कौन सा आएगा, बोलो? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। उसके बाद कौन सा आएगा? आयन इंड्यूस्ड और डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल। देन कौन सा आएगा? लंदन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, इंड्यूस डाइपोल। और सबसे कम कौन सा होगा? लंदन। लंदन फोर्सेस। ऐसे याद रखो गाइस, ये ट्रेंड है। लेकिन बट ये ऑलवेज नहीं ट्रू है, बिकॉज जब मोलर मास बहुत ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल I2 में, तो ये सीधे सॉलिड बन जाता है। इसमें डाइपोल भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस है। वेरेज अगर हम देखें H2S के अंदर, तो इसके अंदर डाइपोल होने पे भी ये गैस ही है बेचारा सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको कभी भी कंपेयर कर लें। इसका मोलर मास कितना होता है, कोई बताएगा? बोलो, कितना है? 256। 256 है? 57। हैं? बोलो जल्दी बोलो, 252। 5.8 कुछ होता 253.254 मान लें, चलो ठीक है। इसका कितना होगा? 34। ये यस। कितना भी पोलर हो, कितना भी पोलर हो, है तो छोटा ही। अट्रैक्शन जो लगते हैं H2S के बीच में, वो काफी वीक रहते हैं इसके रेस्पेक्ट। ये हो जाता है हमारा सॉलिड। तो हमें याद रखना है कि अगर मोलर मास कंपेरेबल है, देन वी कैन डायरेक्टली से दिस इज द जनरल ट्रेंड। सब कहीं पे काम करता है ये। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में कर दोगे तो काम में नहीं आएगा ये काम में नहीं आएगा फिर, ठीक है। समझते हो इस बात को? यस। हम्म
तो नोट करो। हो गया। अब जो है कंपैरिजन कर लोगे ना। सुनो, इन सबसे हटके एक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको पढ़ते क्या होता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सिंपली डाइपोल डाइपोल का ही एक पार्ट है। लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a type of dipole-dipole attractions. In H bonding, there, yes, in H bonding, extreme attraction forces आर प्रेजेंट। ये भी वीक फोर्स के ही अंदर आता है, बट इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग है। प्रेजेंट बिटवीन डाइपोल्स। अब ये वैलिड है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, पहले उसको मैं समझाता हूं, देन अगर बोलोगे तो लिखा दूंगा। हाइड्रोजन जो है वो किसी एक ऐसे एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, कुछ भी एक वर्ड लिख सकते हो। बताओ इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है क्या? इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से एनी ऑफ दीज एलिमेंट होना चाहिए, कोई एक। बोलो तो H पे बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? ओके। अब क्या होना चाहिए, ये H प्लस किसी दूसरे F या O या N से अट्रैक्ट होगा, बशर्ते कि उसके पास लोन पेयर हो। मींस क्या लिखेंगे हम, दिस E डैश एलिमेंट, दिस लिखा है क्या यार, दिस E डैश शुड बी F O और N ऑल्सो। इसको भी यही होना चाहिए। पहली कंडीशन इसकी ये है, हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। ये इसकी दूसरी कंडीशन, एक में ही लिखा दिया। मिनिमम कितने लोन पेयर होने चाहिए इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए? ये किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, XYZ कोई भी एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ये फ्री वैलेंसी दिखाई। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शंस आएंगे इस H और इस E के बीच में, इनको हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को एक नाम, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। बोलो आगे समझ में कब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ सर। When hydrogen atom is attached to any of fluorine, oxygen and nitrogen, then this hydrogen atom will electrostatically attract to another FO or N of another molecule, given there should be at least one lone pair on that another FO or N atom। ऐसे करके इसको समझना है। जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे सबसे ज्यादा समझ में आएगा, तो कैसे भी लिखा जाए वो कम समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन इससे समझो, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइस ये, हम इंपॉर्टेंट नहीं समझ लेना एक लोग भी इसको। लिख लिया सबने? सर एक मिनट, ऊपर का पार्ट दिखाइए हमें। ऊपर का भी पार्ट कुछ लिखा है क्या इसमें? ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सट्रीम लिखा है ये, इथीन न लिख देना तुम लोग। एक्सट्रीम अट्रैक्शन फोर्सेस, या अट्रैक्टिव लिखो इसको, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन डाइपोल्स। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन तो होती है गाइस, ऐसा नहीं कि हम हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगे। समझ में आ गया होगा? यस सर। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा इसमें समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताओ क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच? ये एक हाँ मॉलिक्यूल सर। डाइपोल डाइपोल हाँ तो सर, होने वो चाहिए। बताओ डाइपोल डाइपोल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। डाइपोल का ही होने तो पार्ट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी कि डाइपोल हाइड्रोजन से बना होना चाहिए एक एटम का, दूसरे का तो चलेगा। ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कंडीशन है ये एप्सिलॉन होना चाहिए। यस, वेरी गुड। ना इस पे लोन पेयर है क्या? यस, इसके पास तो तीन तीन लोन पेयर है, तो यस इट विल बॉन्ड टू दिस विद अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज नॉट अ एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड, अभी भी एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, या एक्चुअल आयनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं है ये। उनसे हटके ये एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि डेल प्लस चार्ज काफी ज्यादा है, और लोन पेयर इसके पास अगर है तो ये आराम से इसके डेल प्लस चार्ज को खत्म कर सकता है विद द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये वीकर फोर्सेस के अंदर आयन डाइपोल से थोड़ा कम, बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। डाइपोल डाइपोल से काफी स्ट्रांग आएगा ये, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको नोट कर लें। जैसे यहाँ HF लगा है, इसके साथ दूसरा HF मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसमें भी फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। ऐसे अगर बताओ पानी है, पानी में भी तो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन के पास डेल प्लस आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये तो खुद कनेक्टेड है, दूसरा लाना पड़ेगा H2O। तो जो दूसरा H2O आता है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, बिकॉज कंडीशन हमारी फुलफिल हो रहे हैं। प्लस है ये, इस पे प्लस है, माइनस, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे करके हाइड्रोजन ये वाला भी वाटर से जुड़ जाता है। पानी के अंदर एक्चुअल में 4 H2 molecules are surrounding the one hydrogen oxide, that is 1 H2 molecule। कितने लगाएंगे हम? पूरे 4 लगाएंगे। एक यहाँ पे भी लगाएंगे, H से उसको लगाएंगे ऐसे, एक यहाँ पे भी लगाएंगे टेस्ट वाला। बताओ कितने इसको घेरे हुए हैं? हाउ मेनी आर सराउंडिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल? 4। कितने सराउंड कर रहे हैं गाइस? कौन से बॉन्ड से सराउंड कर रहे हैं? विच बॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर द कनेक्शन? बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हर जगह पे? एक बार तुम देख के बताओ मुझे। करेक्ट, जो हमारी कंडीशन थी इट इज फुलफिल्ड आल्सो। सर हाँ, तो लिखेंगे इन सर वॉट। वो हाँ बोलो बोलो। वो लोन पेयर के साथ जो उसको जो जिससे अटैच्ड होता है वो हाइड्रोजन ही होना चाहिए। हाँ हाँ, अटैच होने वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, गारंटेड है। ये एटम चेंज कर सकते हो तुम, अटैच तो हाइड्रोजन ही होगा, एक एटम उसमें हाइड्रोजन गारंटेड होना चाहिए, वो भी ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो F या O या N से कनेक्टेड हो गाइस। इसके अलावा दूसरा एटम दिखना नहीं चाहिए तुम्हें। सर मतलब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया तो
भी करेगा, तभी बिल्कुल होगा करेगा। बॉन्डिंग। यस, वेरी गुड। इसमें भी होती है, अल्कोहल मिलाने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल भी तो डिजॉल्व होता है पानी में, ऐसे करके पानी में जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया सब डिजॉल्व होते हैं, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन इन वाटर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O is surrounded by 4 other H2O molecules through H bonding. या ऐसे लिख दो, इन वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 is connected with 4 other H2O molecules. कनेक्टेड भी लिख सकते हो गाइस, कोई गलत बात नहीं। सराउंडेड तो फिजिकली देखा जाए तो मिलियंस बिलियंस है, उससे मतलब नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है। लिख देता हूँ, अटैच लिख देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में। अब बोलो, अब कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा बोलो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या अमोनिया में? यस और नो? अमोनिया पानी में डाला, इट इज पॉसिबल टू हाइड्रोजनी बॉन्डिंग इन इट। हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है गाइस क्या? हाँ सर। नहीं, हाँ सर बन सकता है। गाइस बन सकता है। देखो हाइड्रोजन क्या FON से जुड़ा है? जुड़ा है ना? यस कंडीशन पूरी। क्या यस हाइड्रोजन सर। FON से अट्रैक्ट हो रहा है? यस हो रहा है, करेक्ट है। यस, इट इज ए लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो, सबको देखना है, कोई दिक्कत लगे तो बताओ मुझे। एटलीस्ट 1 लोन पेयर चाहिए होगा। अच्छा गाइस, अभी बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी गाइस? क्या अमोनियम आयन की हाइड्रोजन सर इस बार बॉन्डिंग? लोन पेयर नहीं है। नहीं हो। नहीं यहाँ लोन पेयर पे में तो नहीं क्या होगा सर। होगा कुछ काम? यहाँ पे नहीं होगा काम, इसमें लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। एक्चुअल में तो ये आयन और डाइपोल अट्रैक्शन होगा इस तरीके का, समझ रहे हो कि नहीं? बोलो गाइस। हाँ सर। तो ऐसी चीजें तुमको समझनी है कि यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर अवेलेबल। लिख दिया नीचे। सर बट जब NH3 को वाटर में हाँ मिक्स सर, करते तो तो डायरेक्टली NH4 NH4 प्लस ही आयंस फॉर्म बन हो जाते हैं ना, जाता तो है। H बॉन्ड कैसे इसमें बना? वो तो हाइड्रोजन डायरेक्टली यही बन जाता है ना। बॉन्डिंग तो उसमें है, लेकिन क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वाटर मॉलिक्यूल तो अकेला है बेचारा ये, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के इससे अटैच होने लगेंगे, ऐसे ऐसे होंगे कि नहीं? अच्छा सर, तो फिर वो पुल करके रीअरेंज हो जाएगा तो हाँ, तो बॉन्ड। ये इसको तोड़ लेता है यहाँ से ऐसा, हाँ और सर। बनता क्या है? NH4 प्लस अमोनियम आयन। OH माइनस। ठीक है, ऐसे याद रखोगे इसको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है गाइस, बट NH4 प्लस बन जाता है फाइनली, और OH माइनस। क्योंकि NH4 प्लस का फॉर्मेशन फिजिबल है, बिकॉज अमोनिया के अंदर जो है लोन पेयर ऐसे उसको परेशान कर रहा था sp3 में, और NH4 प्लस बना तो OH माइनस भी बना, आयंस बने, स्टेबिलिटी वैसे भी बढ़ गई अट्रैक्टिव फोर्सेस से, और अमोनियम आयन एक सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो जाता है कि नहीं? sp3 सारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो कुछ फैक्टर्स की वजह से ही पॉसिबल है कि अमोनिया पानी में बढ़िया से काम करती है, घुलती भी है, डिजॉल्व भी होती है, और अमोनियम आयन भी बनाती है। ऐसे याद रखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लुइस एसिड लुइस बेस का कॉन्सेप्ट भी है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है गाइस, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हैं। तो अकेला तो नहीं तोड़ रहा है इसको, लेकिन सारे मिलके तोड़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इससे भी कुछ हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहे हैं HOH से, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसे ही ये ओवरऑल जो इसका रिजल्ट होता है वो ये होता है जो तुमने बोला है। समझ में आ गया? तो अगर तुमसे पूछता है कि अमोनिया और H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बोलोगे बिल्कुल होगी। आगे चलते हैं। ऐसे ही अभी बताओ भाई, क्या काम हो पाएगा?
ये क्या है? ये तो कुछ और बना दिया मैंने। कौन सा बॉन्ड है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है गाइस? यस और नो? नो सर। हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉट? नो सर। नो It सर, is क्योंकि बॉन्ड नहीं। क्लोरीन हमारी लिस्ट में नहीं था। हाँ, क्लोरीन हमारी लिस्ट में नहीं है। ये फिर अट्रैक्शन तो लेकिन है, कौन सा अट्रैक्शन है ये? डायपोल डायपोल। सर डायपोल। डायपोल डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल अपना तो बाकी रहेगा। सर बट क्लोरीन का नेगेटिविटी ऑलमोस्ट ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन साइज के छोटा बराबर छोटा होगा, होना तो चाहिए। क्यों नहीं होगा? हमने इसीलिए तो नाम लिखा दिया ना डायरेक्ट। साइज शुड बी सेम, शुड बी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, है ना? इसको पूरा नहीं कर पाएगा ना सीएल, फेल हो जाएगा। अच्छा हाँ सर। तो फेल कौन करता है? साइज बड़ा है। पास कौन करता है इसको? सिर्फ ये पास करते हैं। एक CCl3CHO है, ये एक एक्सेप्शन है इस कॉन्सेप्ट का। एक्सेप्शन नहीं है, मींस वहां पे क्लोरीन की इतनी पोटेंशियल हो जाती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्लोरल बोलते हैं इसको। एक ही जगह क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, उसको बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सर बट इसमें तो क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच्ड है ना? हाँ, उसमें क्लोरीन कार्बन के साथ तो अटैच्ड है, बट उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है तुम देखना पड़ेगा। तुम नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं। काफी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है guys? अच्छा, और आगे देखो। जनरल फीचर्स जो है मुझे पढ़ाने हैं इसके। उससे पहले एक ट्रिक चीज बता रहा हूं मैं। एक ट्रिक याद रखनी, हर जगह नहीं लगेगी बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगेगी। लिक्विड स्टेट के अंदर वो काम करती है। जैसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए मॉलिक्यूल, कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे फर्स्ट फाइंड लोन पेयर्स एंड H atoms, then find which is lower, then double the lower number and it will give number of possible hydrogen bonds. ये number of hydrogen bonds that can be made by this molecule, that can be formed by these molecules, formed by the molecule. अब मेरी बात ध्यान सुनो। चलो, बहुत कुछ लिखा है, सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन समझना भी आना चाहिए ना। इधर देखो, बताओ HF में कितने लोन पेयर हैं? एक मॉलिक्यूल कितना फॉर्म करेगा ये दिखाना है। H2O में कितने लोन पेयर हैं, कितने हाइड्रोजन हैं? NH3 में कितने लोन पेयर, कितने हाइड्रोजन हैं जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है? बताओ लोन पेयर कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। कौन सा छोटा है इसमें? विच इज लेस? सर हाइड्रोजन के एटम्स। हाइड्रोजन के एटम छोटे हैं, एक है नंबर। सर तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनाएगा गाइस, करेक्ट है ना ये? ऐसे ही होता है, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बनाता है? 2। ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बोलो होता है कि नहीं होता है? सर नहीं समझे, एक बार वापस बताओ ना। ये ट्रिक है, याद हुआ कि नहीं तुम्हें? अच्छा, ये नहीं समझा? ये बताओ 3। सर आपने एग्जाम्पल में क्या किया वो नहीं समझा। एग्जाम्पल में क्या किया भाई, बताता हूँ। रुको, पहले इतना बताओ मुझे, पहले जो पूछता हूँ उसको बताओ। एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ गाइस। भाई लोन पेयर कितने हैं फ्लोरीन में, बताओ? 3। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं अटैच्ड? बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं उसके अंदर? 1। 1। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है? लेसर वैल्यू निकालनी है। कौन सी लेसर है? ये नंबर प्रैक्टिकल ऑफ हाइड्रोजन। है, ऐसा होता है तो उसको भी ऑब्जर्व किया गया है। लेसर वैल्यू कौन सी है? 1। 1 का डबल कितना होगा? 1। 1 का डबल 2 होगा। मतलब एक Okay. HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएगा। कितने बना पाएगा? 2। तो ये दिखा दिया। अब बताओ इसमें कहने समझ में आया?
मतलब तुम बोल रहे हो कि ऐसे भी लगा दूं क्या मैं? ऐसा नहीं होगा गाइस, दो ही बना पाएगा। कितने बना पाएगा? इसके दो लोन पेयर खाली बैठे रहेंगे, एक ही लोन पेयर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन जाएगा। क्या याद रख पाओगे इसको? थोड़ा समझ में आया ना? दूसरे एग्जाम्पल में और भी समझ में आएगा। पहले बताओ क्या स्टेप 1 में क्या करना है? लोन फाइंड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर हाइड्रोजन अटैच्ड लिखना है। एंड लोन पेयर्स, उसमें से लेसर वैल्यू ढूंढ लो। ठीक है, लेसर वैल्यू का डबल करो इंटू 2, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? अभी भी नहीं समझ में आया? फिर समझ गया। आगे ना, याद ही तो करना है। मैं कहाँ बता रहा हूँ प्रूव करना है, याद करना है सिर्फ। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए और कहीं पे यूज कर पाओ उसको। बताओ अमोनिया में लोन पेयर कितने हैं, सॉरी पानी में लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के? सिर्फ उसके देखने हैं जो फॉन है, सबके नहीं देखने। इससे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। दो। दोनों में छोटा तो दो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये? एक चार। मॉलिक्यूल। 4। 4 बनाया था कि नहीं, ऊपर दिखाया था अभी। यस सर। इसमें बताओ अमोनिया कितने हैं? सर लोन 2 पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 3 है लोन पेयर तो कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3। 3। लेसर वैल्यू तो 1 है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा? एक का 2 गुना, 2। 2 ही बनाएगा। बाकी के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बेकार हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर ऐसे डाला इसको, ऐसा, तो अगर मान लो किसी भी जगह पे डाला, पानी में डाल लो, अमोनिया में ही डाल लो, कहीं भी डाल लो, तो ये सिर्फ ऐसे अटैच हो पाएगा गाइस, इस तरीके से। ये ये यहाँ पे डैश करके बनाना है एक्चुअली। एक बॉन्ड बनाएगा इधर से और एक बॉन्ड बनाएगा इधर से, बस। अब दूसरा अमोनिया इससे अटैच नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है तुमको ये? हाँ सर। तो वो हाँ रिपल्शन की वजह से नहीं होगा क्या? हाँ, उसमें है फैक्टर्स की भाई वहां पे। अब रिपल्सन तो उसके अंदर भी था, वाटर में भी था, वहां तो बन गया। तो सब कुछ नहीं बता सकते। अमोनिया यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता था ना, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं कनेक्ट होता है। रिपल्सन तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जब इसको यहाँ लगाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, बट वो सारे रीजन्स एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। दिस इज द वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बहुत आसान, लेकिन उसके डीप में जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है, क्योंकि ये एक नेचुरली अकरिंग फेनोमेना है। ये ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर हम क्रिस्टलाइज करके अमोनिया को देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा, कितना बॉन्ड है कितना नहीं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसे याद रखना है जैसे मैंने बताया है। लोन पेयर ये सब देख लेना है। नंबर्स बताने के लिए करेक्ट है, ये नंबर्स इससे सही आ जाएंगे। सर एक बार वो ट्रिक का स्टेटमेंट दिखाओ ना। स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, लेकिन बिकॉज स्टेटमेंट में जो लिख रहे हैं वो विजुलाइज करना नीचे से समझ में आएगा। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बाय अ मॉलिक्यूल ये निकालना है। फर्स्ट फाइंड लोन पेयर्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, देन फाइंड व्हिच इज लेसर, देन डबल द लोअर नंबर एंड इट विल गिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फाउंड बाय द मॉलिक्यूल। लिखा सब कुछ वही है जो मैंने सिखाया है, जल्दी से नोट करो इसको। एग्जाम्पल तो 3 हो गए ना, आप तो नहीं भूलोगे इसको। समझ में आ गया? यस। एग्जाम्पल क्या है? ओके, गुड गुड गुड। देखो एग्जाम्पल्स अगर तुमने कर लिए हैं तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो समझ में आता है। सर नेक्स्ट का दिखाइए। हाँ, ये नोट कर लो जल्दी से। तो ये सब ट्रिक जो है
ये तुम्हें यहीं पे याद करनी होगी क्लास में ही, भूल जाओगे तो गलत बात है, इसलिए नोट कर लो, कहीं मिलेगा नहीं इसको लिखा हुआ। तो नोट्स जो है अच्छे से बना लो। डन सर। ओके, तो एंड करते हैं फिर, हो गया ना क्लास? यस सर। यस सर। हाँ मतलब इसके बाद क्लास नहीं है ना आज? नहीं है नो सर। नहीं है सर। तो इसको रिवाइज करो, लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रामोलिकुलर पढ़ लेंगे एंड IUPAC भी स्टार्ट कर लेंगे। चलो ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।